बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 में चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 7 से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके तमाम टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, हम आपको आंसर कर देंगे। और इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वो ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें डेली बेसिस पर हम ऑल सब्जेक्ट्स के, स्पेसिफिकली साइंसेज और इंग्लिश के एमसीक्यू पोस्ट करते हैं और उसका राइट आंसर भी आपको मिलता है। सपोज करें आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको राइट आंसर वहाँ पर मिल जाता है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना है। इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम इम्पॉर्टेंट अगर देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे। ये आपके पास मौजूद है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और यहाँ पे एमसीक्यू भी है। तो यहाँ पे पहली बात जो हमने डिस्कस करनी है वो क्या है? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर। हम जब कल इसकी डेफिनेशन को ड्रॉ कर रहे थे, लिख रहे थे, तो हमने नेचर ऑफ एंजाइम की बात की थी। नेचर ऑफ एंजाइम, यहाँ पे जो हेडिंग लगी हुई है ग्लोबुलर प्रोटीन की, अगर उसके बजाय आप नेचर ऑफ एंजाइम लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो नेचर ऑफ एंजाइम के हवाले से हमने ये बात याद रखनी है क्या कि जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑलमोस्ट एंजाइम्स आर मोस्टली, मैंने कहा मोस्टली एंजाइम जो है वो क्या है? प्रोटीन इन नेचर। अब प्रोटीन भी दो तरह से होती है। प्रोटीन दो तरह से होती है, हमने याद रखना है ये कौन सी प्रोटीन है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अच्छा, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। लाइक आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये दोनों जो हमने डिस्कस की हैं ये क्या हैं? ये प्रोटीएजेस हैं, ये प्रोटीएजेस हैं। इनकी नेचर क्या है? इनकी नेचर प्रोटीन इन नेचर है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे जो हमने एंजाइम डिस्कस किए हैं, एंजाइम्स हमने कहा प्रोटीन के अलावा भी हो सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कशन की थी। सम एंजाइम्स आर आरएनए इन नेचर। सम है, और इसमें हम एग्जांपल अगर मेंशन करें तो हमें पता है कि राइबोजाइम्स, the enzymes which are found on ribosomes, ये किस पे होते हैं? ऑन राइबोसोम्स। और ऐसे एंजाइम जो राइबोसोम्स पर मौजूद होते हैं उनका रोल किस में होता है? उनका रोल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के हवाले से। तो ये हमने नेचर ऑफ एंजाइम के हवाले से एक इसकी डिस्कशन की है। नेचर ऑफ एंजाइम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ये नोट करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है। और इसके साथ एमसीक्यू ये भी है आपके पास और ये भी एमसीक्यू है। द एंजाइम विच आर आरएनए नेचर आर फाउंड ऑन द राइबोसोम। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो वो क्या है? राइबोजाइम है, आपकी बुक में ये मेंशन हुआ है। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। अब पहले इसको हम रीड कर लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। आपने कहा एंजाइम्स जो हैं ये क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन है। आप ये मेंशन कर रहे हैं एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। हमने इसकी जगह एक हेडिंग लगाई है जिसको हम नेचर कह रहे हैं, क्योंकि दो बातें हमने डिस्कस करनी है। एक तो एंजाइम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल हैं, यानी कि प्रोटीन्स हैं। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है आरएनए नेचर की। अब ग्लोबुलर प्रोटीन, ये तो प्रोटीन की बात होगी और ये प्रोटीन तो नहीं है, इसलिए इसकी हेडिंग मैंने नेचर ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेस्ट होगी। अच्छा, फिर आते हैं एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन,
मैं यहाँ पर जो दूसरी हेडिंग यहाँ पर मेंशन करूँगा उसको लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। हमारी बुक में हेडिंग क्या लिखी हुई है? इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। हम खाली रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, फिर इंक्रीज की बात कर लेंगे। हम कहते हैं कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं जी? इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अच्छा, हम कहते हैं सपोज करें एक एंजाइम नहीं है, तो एक रिएक्शन को परफॉर्म होने में हो सकता है डेज भी लग जाए, डेज, वीक्स लग सकते हैं, हो सकता है मंथ्स लग जाए, और हो सकता है उसमें ईयर्स लग जाए। विदाउट एंजाइम, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं? विदाउट एंजाइम। इसका मतलब है एंजाइम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, यानी कि ये रिएक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। मैं यहाँ पर एक और बात लिख देता हूँ। आप कहते हैं कि सपोज करें आप एंजाइम बढ़ा रहे हैं, एंजाइम के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर एंजाइम नहीं है तो एक रिएक्शन को परफॉर्म होने में दिन, महीने, साल भी लग सकते हैं। तो ये मैनी टाइम इसका रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो ये हमने इस हवाले से बात किया। अब चलते हैं ये नेक्स्ट, इसी की डिस्कशन हम करते हैं अपनी बुक से, बुक हमारी कैसे लिखती है। हाँ, सेकेंडली देखें, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आपने जब लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की हेडिंग लगानी है, फिर आप इसको अंडरलाइन भी करेंगे। रिएक्शन में इनिशिएट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के बगैर जो है रिएक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कहा बट इट विल बी एक्सट्रीमली स्लो and may take months or year to complete the reaction. The enzyme speed up the reaction millions times faster, millions times faster ये कर देता है as compared to without enzyme. It is important to know that enzymes only speed up reaction and do not start chemical reaction. start नहीं करते, ये स्पीड अप करते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं करते। इनिशिएट करवाने में किसी और का रोल होता है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करना होता है? स्पीड अप करते होते हैं। फिर हम देखते हैं एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो इसके लिए भी हम इसके एक हेडिंग लगाते हैं। तीसरी जो हमने हेडिंग यहाँ पे लगानी है वो लगानी है नंबर 3 पर देखें तो क्वांटिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ एंजाइम। क्वांटिटी ऑफ एंजाइम में हमने पहला पॉइंट ये लिखना है, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और नंबर बहुत ही कम नंबर में रिक्वायर होता है, क्योंकि एंजाइम रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं हो जाता, या नॉट बीइंग यूज्ड अप, इस्तेमाल नहीं होता है। सो दैट्स वाई यूज अगेन एंड अगेन। तो हम क्या लिखेंगे? एंजाइम्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी कि एक एंजाइम है, उसने रिएक्शन करवाया। सपोज करें मैं यहाँ पे यूँ लिखता हूँ, एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट के साथ मिला है, इसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया है, फिर यहाँ से क्या बना है? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम फ्री है। अब ये वाला एंजाइम अगेन से नए रिएक्शन के लिए रेडी है। तो इस तरह से एंजाइम की जो स्मॉल क्वांटिटी होती है वही रिक्वायर होती है, क्योंकि एंजाइम की जो रिएक्शन करवाने की स्पीड होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हमें रिक्वायर होते हैं। तो अभी तक हमने क्वांटिटी ऑफ एंजाइम
और रेट ऑफ रिएक्शन और उसकी नेचर की बात की है। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज स्लाइटली चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन बट दे रीगेन देयर एक्चुअल शेप। ऐसा नहीं होता कि एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी शेप ज़रूर चेंज होती है लेकिन वो अपनी शेप को अगेन से रीगेन कर लेता है। आपने नेक्स्ट में इंड्यूस फिट मॉडल के हवाले से बात करनी है कि एंजाइम में चेंजेस आ सकती हैं। इंड्यूस फिट मॉडल के हवाले से हमने बात करनी है। So they remain unchanged at the end of the reaction, so they can be used repeatedly, again and again use होता है क्योंकि एंजाइम खुद से यूज अप नहीं हो जाता। Thus very small quantity of an enzyme is capable of catalyzing a huge amount of substrate। इसलिए बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को एक एंजाइम ही जो होता है वो कन्वर्ट कर, एक एंजाइम मिलियंस ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवा सकता है। आगे चलते हैं जी, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग जो लिखूंगा उसको मैं लिखूंगा स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट जो हम हेडिंग लिख रहे हैं वो क्या है? स्पेसिफिसिटी। पॉइंट नंबर 4, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी हम इसमें लिखेंगे एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। नेचर में ये स्पेसिफिक है, यानी कि इनकी जो काम करने का फंक्शन है उसमें ये स्पेसिफिक है। सपोज करें यहाँ पर वो कहते हैं कि जी एक एंजाइम है जिसने प्रोटीन की डाइजेशन करानी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटीन है। अब प्रोटीन की डाइजेशन किसने करानी है? एक जिस एंजाइम ने करानी है। प्रोटीन की डाइजेशन होगी तो क्या बनाएगा? मैं लिख देता हूँ, ये बनाएगा पॉलीपेप्टाइड्स बना देगा, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। अच्छा, इस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम के नाम के लिए मैं लिखता हूँ, ये है सपोज करें पेप्सन। पेप्सन यानी कि क्या है? प्रोटीएज है। प्रोटीएज, प्रोटीन की डाइजेशन कराने वाला प्रोटीएज। अब प्रोटीएज याद रखें कि अगर दूसरा एक मैं यहाँ पर सबस्ट्रेट लिखता हूँ जैसे कि स्टार्च लिखें, अगर मैं कहूँ कि ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रोटीएज स्टार्च की कन्वर्जन नहीं कराएगा बल्कि स्टार्च के लिए अपना एक एंजाइम होगा जिसको हम क्या लिखते हैं? स्टार्च के लिए जो एंजाइम है ये इसको कन्वर्ट करवाएगा। आप ग्लूकोज में लिख लें, पहले आप लिख लें कि माल्टोज में कन्वर्जन होती है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्जन होती है। तो इस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेज है, कार्बोहाइड्रेज यानी कि ये कार्बोहाइड्रेज है और ये अमाइलेज है यानी कि ये स्टार्च को। अब देखें, स्टार्च मैं अगर कहूँ कि स्टार्च जो है वो प्रोटीएज के ऊपर एक्ट करेगा तो बिल्कुल ये बात इनकरेक्ट है। इसका मतलब है एंजाइम्स जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं? वेरी स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। तो हमने अभी स्पेसिफिसिटी की बात की है, तो स्पेसिफिसिटी से हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने ये देखना है जी। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर के लिए आपने बात करनी है, नंबर यहाँ पे 5 डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होता है? कोफैक्टर के लिए आप लिखेंगे नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम तो प्रोटीन होते हैं, ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इनके साथ कभी नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर 3 तरह से होते हैं, आइए देखते हैं जी। नंबर फर्स्ट मैं यहां पर लिखता हूं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक
ग्रुप। अच्छा, नंबर सेकंड पर मैं लिखता हूं को एंजाइम। मैं इसको डिफरेंस की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन आता है डिफरेंस की फॉर्म का। तो एक्टिवेटर, तीसरा है एक्टिवेटर। को फैक्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आए तो 1 2 3 आपने ये भी मेंशन करनी है, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए पहला पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वीकली बॉन्डेड होते हैं, ये भी वीकली बॉन्डेड होते हैं और ये भी वीकली बॉन्डेड होते हैं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कौन सा बॉन्ड होता है। आए देखें तो हम कहते हैं कि यहां पर इनका जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड। इनके लिए मैं लिख देता हूं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, कमजोर बॉन्ड है। इसके लिए मैं लिखूं तो ये आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। फिर इनकी नेचर मेंशन करना। अब 1 बाय 1 एक पॉइंट, यानी कि पहले स्ट्रांगली बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि ये डीअटैच नहीं होता, तो मैं इसके लिए लिखूंगा नॉन डीअटैचेबल। ये डीअटैचेबल नहीं है, इसके लिए क्या लिखूंगा, ये डीअटैचेबल है, ये यहां से उतर सकता है। इसका मतलब है ये भी डीअटैचेबल है, ये भी उतर सकता है। आगे देखते हैं जी, आगे इसकी डिस्कशन करें तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम देखते हैं, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, ऑर्गेनिक होता है। इसके लिए लिखें ये भी ऑर्गेनिक होता है, इसके लिए लिखें तो ये इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक। अब हम सब की एग्जाम्पल लिखते हैं 1 बाय 1। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे मैं लिखता हूं, इसमें मैं लिखता हूं हीम ग्रुप, हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडेजेस ये एंजाइम्स हैं। इनका जो हीम ग्रुप होता है ये कोफैक्टर होता है। इसी तरह मैं यहां पर लिखता हूं, इसमें मैं लिख देता हूं NAD का नाम सुना है आपने, FAD का नाम सुना है आपने, विटामिन्स की बात डिस्कस की हुई है। ये सारे क्या हैं, ये को एंजाइम है। इसके लिए चूंकि इनऑर्गेनिक है तो जैसे इसके लिए मैं लिखूंगा कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और मैंगानीज का नाम आपने सुना है, आपने जिंक की बात की हुई है। ये मुख्तलिफ जो कोफैक्टर हैं ये एक्टिवेटर है। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स इनके डिस्कस कर दिए। आपको कम से कम 3 पॉइंट ज़रूर आने चाहिए, एग्जाम्पल मस्ट आनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था, हमने डिस्कस कर लिया है कोफैक्टर के हवाले से। कोफैक्टर को हम अपनी बुक से देखते हैं। मैनी एंजाइम रिक्वायर एन एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। मैनी एंजाइम यानी कि इसमें मैनी भी हो सकता है, सम भी आप कह सकते हैं, लेकिन ऑल एंजाइम नहीं, कुछ एंजाइम को चाहिए होता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग कॉल्ड कोफैक्टर। कोफैक्टर यूजुअली एक्ट एज ब्रिज बिटवीन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट or may provide energy to enzyme. There are 3 types of cofactor: activator, prosthetic group and coenzyme. Activator some enzyme require detachable का मतलब होता है weakly, weak कौन सा बॉन्ड है वो आपने देख लिया, आयनिक बॉन्ड। इनऑर्गेनिक आयन एज कोफैक्टर कॉल्ड एक्टिवेटर, जिसमें जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम और क्लोराइड की भी बात की है। क्लोराइड आपके पास सलाइवरी एमाइलेज का ये कोफैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। इसी तरह आप प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें, इफ द कोफैक्टर इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टाइटली एंड परमानेंटली अटैच्ड टू द एंजाइम इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। प्रोस्थेटिक ग्रुप अब यहाँ पर आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इसको आपने याद नहीं रखना, ये जो है वो यहाँ के लिए इनकरेक्ट है, इसको आपने कोएंजाइम में याद रखना है। और यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप में आप याद रखें हीम ग्रुप, हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेसेस।
J is keto. Coenzyme, if the cofactor is detachable organic molecule, it is called coenzyme. Example of coenzyme are NAD. NAD भी इसके एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, और FAD भी इसी की एग्जाम्पल है. और कोएंजाइम A, विटामिन A एंड विटामिन C, ये आ गया. आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट आपके पास है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी. अब जो एंजाइम की प्रोडक्शन और रेगुलेशन होती है, ये कैसे होती है आप देखें तो एंसेंसिस ऑफ एंजाइम विद इन सेल्स एंड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स. इनहिबिटर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, या जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो उसको बढ़ाते हैं, इनहिबिटर्स क्या करते हैं उसको कम कर रहे होते हैं. तो इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो नीड बेस्ड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मेक मेटाबॉलिक पाथवे. बिल्कुल ऐसे ही है, एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक, यानी कि सपोज करें सबस्ट्रेट A है, ये B में कन्वर्ट होता है, B C में कन्वर्ट होता है, C जो है वो D में कन्वर्ट होता है, D जो है वो E में कन्वर्ट होता है. अब इसमें एंजाइम का रोल होता है, जैसा कि मैं कहता हूँ यहाँ पर सपोज करें E1 था, यहाँ पे E2 था, ये E3 है, ये E4 है. आप देखें इसकी अगर बात करें तो ये E1 के लिए ये सबस्ट्रेट है और E1 का ये प्रोडक्ट है. E2 के लिए ये क्या है आप देखें तो ये सबस्ट्रेट होगा और इसका ये प्रोडक्ट होगा. लेकिन E3 के लिए ये क्या होगा, ये सबस्ट्रेट है तो ये उसके लिए प्रोडक्ट है. अच्छा, E4 के लिए ये क्या है, सबस्ट्रेट है, तो E4 के लिए ये क्या है, प्रोडक्ट है. तो आप देख सकते हैं कि एक एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो उससे पहले वाले एंजाइम का प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं जो एक एंजाइम का प्रोडक्ट है वो दूसरे एंजाइम के लिए क्या होगा, सबस्ट्रेट हो सकता है. तो इस तरह से मेटाबॉलिक पाथवे बनते हैं और मल्टीपल रिएक्शन जो है वो होते हैं. आइए देखते हैं. Many enzymes work together in a specific sequence to make metabolic pathway. Metabolic pathway is a series of connected chemical reaction where multiple intermediate molecules are produced before conversion of an initial substrate into final product. इसमें आपने देखना है एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज. ग्लूकोज ये B में कन्वर्ट होता है, C में कन्वर्ट होता है, D में कन्वर्ट होता है, E में कन्वर्ट होता है, एंड सो ऑन, चलता 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 एंड पे जाके ये कन्वर्ट होता है पायरूवेट के अंदर. या आप डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो इसमें 10 रिएक्शन होते हैं, तो 10 रिएक्शन 10 एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट देर आर ऑल्सो मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. तो यहाँ पे हम लास्ट वन जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, याद रखिएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. एंजाइम क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, वो उसको रिड्यूस करता है, यानी कि लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी टू इनिशिएट अ रिएक्शन और टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, minimum amount of energy required to react or start a chemical reaction, that is known as activation energy. एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है. यानी कि सपोज करें यहाँ पर, अब ये एक एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा है. एंजाइम क्या करेगा, इसको कम करेगा, उसको गेन करना आसान होगा. एंजाइम ने देखें अगर यहाँ पर क्या किया है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया. अब जो एनर्जी यहाँ पर आपको नजर आ रही थी, इसको गेन करना मुश्किल था, एंजाइम ने इसी को क्या किया है, कम कर दिया है. नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसमें ये फिर आसानी से प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर भी हो सकता है. अब ये वाली जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी हम लिविंग सिस्टम में हासिल नहीं कर सकते, नॉन लिविंग में कर सकते हैं. नॉन लिविंग में हमने क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है और एक्टिवेशन एनर्जी को हमने गेन कर लेना है. हमारे पास टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, हमने इसके अंदर करना है. सपोज करें ये 90 डिग्री सेल्सियस में था, तो ये वाला पॉसिबल नहीं था. तो इस तरह से एंजाइम क्या करेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा. जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसमें फिर वो रिएक्शन या प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. एनर्जी सो दैट दीज रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर हम
वो परफॉर्म कर लेते हैं। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग द शेप एंड चार्ज ऑफ एंजाइम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइम में प्रोवाइड entirely different mechanism of reaction to lower the activation energy। जाहिर सी बात है एंजाइम ने क्या करना है, बॉन्ड्स को वीक करना है, उसके चार्ज को चेंज करना है, उसकी शेप को चेंज करना है, मल्टीपल उसने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, फिर जाके क्या होता है एंजाइम एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकता होता है। तो अभी हमने ये क्या डिस्कस की हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिए, मैं अगेन से इसको एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ, अगेन से बताता हूँ कि ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी इसमें जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। नंबर फर्स्ट एंजाइम की नेचर है, नंबर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन है, नंबर थर्ड इसकी क्वांटिटी है, नंबर फोर इसकी स्पेसिफिसिटी है, नंबर 5 हमने इसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट की बात की है, कोफैक्टर। नंबर 6 हमने कहा इसकी रेगुलेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन एंड उसकी एक्टिविटी की बात कर रहे थे। फिर हमने कहा एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे बनाता है। फिर हमने कहा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एंजाइम की। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि वेट ऑफ एंजाइम हो सकता है, जैसे कि नॉन स्पेसिफिसिटी भी आती है, जैसे कि सेंसिटिविटी भी आती है, एंड मैनी मोर अदर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम मौजूद हैं। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मल्टीपल एमसीक्यूज पोस्ट किए जा रहे हैं। कंप्यूटर सब्जेक्ट के भी मौजूद हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, तमाम साइंसेस के मौजूद हैं और साथ इंग्लिश के मौजूद हैं। और इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का ख्याल रखें। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।